हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। डियर, आज ईआई सिस्टम का पेपर हो गया और इस बार जो बच्चों से फीडबैक मिला वो कुछ अलग तरीके का मिला। हर बार डियर ये होता है कि जो बच्चे मतलब बताते हैं कि सर ईआईएस तो थोड़ा सा आसान नहीं था बट एसएम इजी था। इस बार डियर बिल्कुल उल्टा फीडबैक मिला। बच्चों ने कहा कि सर एसएम इस बार थोड़ा सा अजीब सा था और ईआईएस वाज वेरी इजी। तो हम आपके साथ डियर इस वाले वीडियो में बहुत कम समय में बहुत क्विक एनालिसिस करते हैं ईआई सिस्टम के पेपर का जैन 2021 आईटी सिम का पेपर। डियर फिलहाल हमारे पास जब हम इस मतलब वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे हमारे पास डियर फिलहाल अवेलेबल नहीं था। तो जैसे आईटी सिम का पेपर हमारे पास आएगा वी विल ट्राई कि हम उसका भी एनालिसिस करके आपको दें। तो मेरे साथ साथ देख लें जल्दी से क्विक एनालिसिस ऑफ ईआई सिस्टम जैन 21 पेपर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लोड ईटीएल। डियर फ्रेंड्स, ये टर्म आपने देखा हुआ है डेटा वेयर हाउसिंग के केस में। डेटा वेयर हाउसिंग में हम ये वाला टर्म बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये आपने डेटा वेयर हाउसिंग में देखा हुआ है। और थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं तो आपको पता है डियर, हम ऑर्गेनाइजेशन का डेटा अलग अलग डेटा बेसिस में स्टोर करते हैं और यहां से हम इसे कहां लेके जाना चाहते हैं, डेटा वेयर हाउस में। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट, देन इसका ट्रांसफॉर्मेशन और फाइनली से लोड करते हैं कहां पे, इन द डेटा वेयर हाउस। तो ये बात आपको ऑलरेडी पता है। ओके, व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी, हाउ डज इट डिफर्स फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी। ध्यान दीजिएगा डियर, मींस चैप्टर नंबर 3 ईआईएस। तो वर्चुअल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में अंतर क्या है, तो आप क्या क्या अंतर यहाँ पे लिख सकते हैं। एक आप कर सकते हैं वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का एक फैक्टर हो सकता है कि सर जो वर्चुअल मेमोरी होती है वो वॉलेटाइल होती है बट जो हमारी हार्ड डिस्क वगैरह होती है इट इज द नॉन वॉलेटाइल। ठीक बात है। तो एक फैक्टर हो सकता है वॉलेटिलिटी का। एक फैक्टर हो सकता है कॉस्ट का। वर्चुअल मेमोरी में हमें अलग से कोई कॉस्ट इंकर नहीं मतलब करनी पड़ती, बट फ्रेंड्स इसके लिए आपको क्या इंकर करनी पड़ती है, कॉस्ट। वर्चुअल के लिए जो मतलब फंक्शन होता है वो किसका होता है, सॉफ्टवेयर का, और ये फंक्शन किसका होता है, हार्डवेयर का। और आप लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, पर्पस। वर्चुअल मेमोरी का पर्पस क्या है कि अगर रैम मान लीजिए हमारे पास मतलब अवेलेबल नहीं है बहुत ज़्यादा तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वर्चुअल मेमोरी। बट अगर हम अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है डियर फ्रेंड्स, सेकेंडरी मेमोरी। तो आप चार फैक्टर्स आप कोई भी मतलब ले सकते थे। तो हमारे हिसाब से आप क्या क्या ले सकते थे यहाँ पे, वॉलेटिलिटी एक फैक्टर हो सकता था, दूसरा कॉस्ट फैक्टर हो सकता था, थर्ड हो सकता था हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर, मीन्स ये किसका फंक्शन है, और चौथा आप ले सकते थे पर्पस। सो आपने अकॉर्डिंगली क्या आंसर किया, जो भी आपने आंसर किया होगा सही किया होगा। फ्लो चार्ट इस बार आ गया डियर। बहुत सारे बच्चे आप में से कह रहे थे सर फ्लो चार्ट तो आ ही नहीं सकता। मैंने आपको बार बार कहा था फ्लो चार्ट आ सकता और इससे इजी फ्लो चार्ट का क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन फ्लो चार्ट का अगर आपने मिस कर दिया तो डियर फिर इसमें 100% गलती आपकी है, क्योंकि हमने आपके साथ 100% फ्लो चार्ट हमने आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू गाइस। और ये सबसे इजी फ्लो चार्ट का क्वेश्चन था। तो अगर इस वाले क्वेश्चन में 2A में अगर आप आउट ऑफ 6 अगर आप डियर फ्रेंड्स 6 नंबर स्कोर नहीं करते तो मैं इसमें क्या कह सकता हूं। तो इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन फ्लो चार्ट का। क्वेश्चन नंबर बी, ओके, information system have set high hopes to companies for their growth as it reduces processing speed and helps in cutting cost. Being an auditor of ABC manufacturing company, discuss the key areas that should pay attention to while evaluating managerial controls by top management. टॉप मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल, जब ऑडिटर इसका ऑडिट करने जाता है तो ऑडिटर 4 बातों को देखता है। पहला कि क्या प्लानिंग जो थी वो सही तरीके से की गई थी, दूसरा क्या ऑर्गेनाइजिंग सही तरीके से हुई थी, तीसरा लीडिंग, और फाइनली कंट्रोलिंग। और ये चारों बातें ऑडिटर मतलब चेक करता है जब ऑडिटर डियर ऑडिट करता है टॉप मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स का। ओके, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग। वेरी इजी, हाउ डू यू डेवलप अ ग्रीन कंप्यूटिंग सस्टेनेबल ग्रीन कंप्यूटिंग प्लान। तो डियर एक क्वेश्चन तो इजी था बट ऐसे क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि आप किसी को भी इजी छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आपने किसी को इजी मान के छोड़ दिया तो डियर इन शॉर्ट आपको नहीं छोड़ेगा। मतलब किसी भी चीज को हमें छोड़ के नहीं जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को मतलब हमें डियर ये समझ में आता है। From traditional digital payment methods, India is moving towards newer methods of digital payment. हाँ बिल्कुल सही बात है। In light of the above, briefly explain the following new methods. तो डियर भारत इंटरफेस फॉर मनी एंड यूएसडी बैंकिंग, जिसको हम कह सकते हैं डियर फ्रेंड्स यहाँ पे इसको क्या हम कह सकते हैं, #99 बैंकिंग भी हम इसे नाम देते हैं। तो अगेन 6 नंबर के लिए बहुत इजी था। भीम में डियर कम से कम 4-5 पॉइंट तो आप लिख ही सकते थे। जैसे भीम किस पे काम करता है, सर यूपीआई प्लेटफॉर्म पे भीम को किसने बनाया था,
नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भीम किसके लिए अवेलेबल है? सर एंड्रॉइड के लिए। भीम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? सर हम रेगुलर बैंकिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और यूएसएसडी के लिए आप क्या लिख सकते हैं कि इसके लिए हमें इंटरनेट नहीं चाहिए, इसके लिए हमें स्मार्टफोन नहीं चाहिए, इसके लिए हम फीचर फोन भी यूज कर सकते हैं। और इसमें डियर आप अकॉर्डिंगली 6 में से कम 4 या 5 नंबर तो आप इजीली स्कोर कर ही सकते थे। इट वाज अगेन इजी क्वेश्चन। एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब डियर ऐसे क्वेश्चंस में दिल नहीं आ जाए तो क्या मैं इसमें क्या बोलूं? मनी लॉन्ड्रिंग के स्टेजेस क्या होते हैं? सबसे पहले क्या होता है? प्लेसमेंट, दूसरा लेयरिंग और फाइनली इंटीग्रेशन। तो प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन, तो ये डियर 3 हमारे पास स्टेजेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। सो दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। और अगर यहाँ पे आपको 6 नंबर स्कोर करने हैं, सो इट इज गुड कि अगर आपने ये वाली फोटो भी बना दी होती है वो मतलब सारे के सारे स्टेजेस को शो करती हुई फोटो। किसी को याद है वो फोटो? किसी को याद है? सबसे पहले क्या था? प्लेसमेंट, देन प्लेसमेंट के बाद लेयरिंग और फाइनली इंटीग्रेशन इन द फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये हमारे 6 वी कैन इजिली गेट 4 to 5 मार्क्स आउट ऑफ दीज 6 मार्क्स। आगे आते हैं, डिफाइन द मॉर्गेज लोन, ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मॉर्गेज लोन। 3 तरीके के मॉर्गेज लोन हुआ करते थे, किसी को याद है? होम लोन, टॉप अप लोन और लोन फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। चैप्टर नंबर 5 में डियर बहुत कुछ है जो इंस्टीट्यूट आपसे पूछ सकता था, बट इंस्टीट्यूट ने इस बार बहुत इजी क्वेश्चंस मैं कह सकता हूं कि चैप्टर नंबर 5 से इन्होंने आपके एग्जाम में पूछे हैं। सबसे पहले स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब डियर मुझे बताएं चैप्टर नंबर 5 से इससे ज्यादा बेसिक और ऑब्वियस क्वेश्चन क्या हो सकता था जो इंस्टीट्यूट आपसे पूछ सकता था? और दूसरा मॉर्गेज लोन में डियर ये भी कोई बहुत ज्यादा मतलब टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। आगे आते हैं, यूजिंग द ऑटोमेशन टेक्निक्स इन मॉडर्न एरा ऑफ बिजनेस, द बिजनेस गेट्स वेल डेवलप्ड विद ग्रेट कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स इन विच द कस्टमर ओरिएंटेड सप्लाई चेन प्लेज अ मेजर रोल। चले, लिस्ट डाउन द नेम ऑफ ऑल द बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेटिंग बिजनेस प्रोसेस बाय एक्सप्लेनिंग एनी 4 बेनिफिट। मुद्दे वाली बात यह है कि आपको बीपीए के बेनिफिट्स लिखने हैं, मींस बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो डियर फ्रेंड्स 6 या 7 बेनिफिट्स होते थे, वो सारे के सारे आपको लिखने हैं और उसमें से सिर्फ 4 आपको एक्सप्लेन करने हैं। इट इज गुड कि अगर आपने सारे के सारे बेनिफिट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, इजीली आप इसमें से 4 या 5 नंबर तो आसानी से स्कोर कर सकते हैं। अब डियर चैप्टर नंबर 1 में बीपीए के एडवांटेजेस से ज्यादा ऑब्वियस क्वेश्चन और क्या हो सकता था? एनी हाउ अब डियर एग्जैक्टली आपने एग्जाम में क्या लिखा आई डोंट नो, बट अभी तक डियर जो आपसे फीडबैक मिला है इट वाज सुपर्ब की अच्छी बात है। दूसरा 5 का भी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिजिटल लाइब्रेरी पेमेंट गेटवे। डिजिटल लाइब्रेरी पेमेंट गेटवे याद करें डियर, चैप्टर नंबर 4 ई कॉमर्स के कंपोनेंट्स। तो डिजिटल लाइब्रेरी और पेमेंट गेटवे आपको 2-2 नंबर के लिए एक्सप्लेन करना है। इसका ऑल्टरनेट क्वेश्चन, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस आर नॉट टेकिंग ओवर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस। ओके, 2 मेजर अप्रोचेस होते हैं सॉफ्टवेयर को यूज करने के, क्लाउड बेस्ड अप्रोच और इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन अप्रोच। आपको पूछा गया व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन एंड इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। तो डियर ये सारी की सारी चीजें डियर फ्रेंड्स हमने अपने रिवीजन वीडियोस में भी एक्सप्लेन की हुई हैं। तो अगर आपने हमारे रिवीजन वीडियोस को ही अगर ध्यान से देखा होता, कम से कम 2 बार अगर आपने मतलब देखा होता, तो डियर आप इजीली इसका आंसर कर सकते थे। हमारा ऑब्जेक्टिव EIS नहीं था बिकॉज डियर मोस्टली बच्चों का यस बहुत अच्छा गया। एसएम में डियर उनको कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस लगे, तो हम थोड़ा सा एसएम पे फोकस करते हैं। Mohan Limited has joined as a new CEO of XYZ Corporation and aims to make it as a dominant technology company in the next 5 years. Okay, he aims to develop competencies for management for achieving better performance and a competitive advantage for XYZ Corporation. तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए competitive advantage obtain करना चाहते हैं। Mohan is well aware of the importance of resources and capabilities in getting competitive advantage. आपको पता है dear friends कि आप कब आप competitive advantage obtain कर सकते हैं? जब आपके पास क्या हो? रिसोर्सेज हो, कैपेबिलिटीज हो और आप इनसे क्या क्रिएट कर सकें? कस्टमर वैल्यू क्रिएट कर सकें। क्योंकि डियर आपको पता है रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होती हैं, बट क्या हर एक ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकती है? नहीं कर सकती। तो डियर अगर आप चाहते हैं कि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करें तो आपको अपने रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज से क्या क्रिएट करना चाहिए? कस्टमर वैल्यू। ओके जी, क्वेश्चन क्या? ओके, क्वेश्चन इज डिस्कस द 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड बाय XYZ कॉर्पोरेशन टू सस्टेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन इट्स एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट्स बाय। अब क्वेश्चन ये कहता है कि डियर वो 4 क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी रिसोर्सेज की, कैपेबिलिटीज की, ताकि हम अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्या कर सकें? सस्टेन कर सकें। तो आपको पता है डियर फ्रेंड्स हमारे 4 हमारी रिसोर्सेज की मींस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं।
और वो क्या क्या होती हैं आपको पता है डियर। ड्यूरेबिलिटी होती है, दूसरा ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी और अप्रोप्रिएबिलिटी। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारी, ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी एंड अप्रोप्रिएबिलिटी। तो हमारी रिसोर्सेस कैपेबिलिटीज अगर ये चारों चीजें पूरी करती हैं तो वो क्या होंगी, तो उससे हम मतलब लंबे समय तक हम जो है वो अधिक प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं हमारे मीन्स इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। तो आपको ये 4 बातें यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन करनी थी। इजिली यू कैन गेट 3-4 नंबर तो आसानी से आपको मिल जाएंगे। Strategy execution is an operations oriented activity which involves good fit between strategy and organization capability, structure, climate and culture। चलिए कहानी तो सही है। Enumerate the principal aspects of strategy execution process which are used in most of the situations। तो डियर फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 1 and 3 जिन बच्चों ने ऑलरेडी हमसे क्लासेस ली हुई हैं या मतलब सेल्फ स्टडी किया, कहीं से भी क्लासेस ली हुई हैं डियर, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये नहीं है, आपने डियर ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं चैप्टर नंबर 1 में 3 में। हम डियर अपने क्लास नोट से अगर हम आपको कोरिलेट कराएं तो देखेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में स्टेज 4 इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज में हमने डियर आपको पढ़ाया था स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स: मोटिवेटिंग पीपल, स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डेवलपिंग बजट्स, क्रिएटिंग प्रॉपर कॉर्पोरेट कल्चर, इंस्टॉलिंग सिस्टम्स, pushing for continuous improvements and extracting internal leadership to carry the implementation task forward। तो ये सारी की सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी है। अगर आपने लिख दी ये सारी की सारी बातें यू कैन इजीली गेट 5 नंबर है तो 3-3.5 नंबर तो मिल ही जाएंगे, पूरे मार्क्स इंस्टीट्यूट कभी देता नहीं। ओके, इसका बी पार्ट देखते हैं। एक्स प्राइवेट लिमिटेड हैज रिसेंटली वेंचर्ड इनटू बिजनेस ऑफ कोवर्किंग स्पेसेस। ओके, कोवर्किंग स्पेसेस मतलब एक साथ काम, जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं। When the global pandemic struck, this has resulted in business line becoming unprofitable and unviable and failure of the existing strategy। Okay. However, the other businesses of X Private Limited are relatively less affected by the pandemic as compared to the recent co-working spaces। Suggest a strategy for X Private Limited with reasons to justify your answer। It is a good question। और आप में से डियर जिन बच्चों ने डिटेल्ड पढ़ाई की और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को बहुत इजी, बिल्कुल ऐसा नहीं मान लिया कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो आसानी से हो जाएगा, वो बच्चे इसका आंसर कर सकते थे। क्वेश्चन क्या, मैं थोड़ा सा आपका टाइम लेके एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये कहता है कि कंपनी जिसका नाम है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने कोवर्किंग स्पेस का कॉन्सेप्ट शुरू किया। कोवर्किंग स्पेस का मतलब होता है जहां पे एक ही स्पेस में बहुत सारे लोग मिलके मतलब काम करते हैं ताकि रेंट जो है वो हर किसी को ज्यादा बेयर ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि सर जैसे हमने ये कोवर्किंग स्पेस का काम शुरू किया, जैसे हमने इस वाले बिजनेस में पैसा लगाया, पेंडेमिक आ गया और उस पेंडेमिक की वजह से ये जो हमारा जो बिजनेस है ये बहुत बुरी तरीके से हिट हुआ और ये बिजनेस हमारा नॉन वाइबल हो गया। नॉन वाइबल का मतलब हुआ कि ये बिजनेस एक तरह से हमारा बेकार हो गया। अब इसमें फ्यूचर में हमें कोई उम्मीद इस बिजनेस से नहीं है। ओके, आगे इन्होंने कहा है कि हाँ, इसके अलावा इन्होंने कहा है कि इस कोवर्किंग स्पेस के बिजनेस के अलावा, कोवर्किंग का जो बिजनेस है कोवर्किंग स्पेस के, इसके अलावा जो हम रिमेनिंग बिजनेसेस करते हैं इसमें कोई ऐसा सच इशू नहीं है और ये बिजनेसेस हमारे सही काम कर रहे हैं और ये वाला बिजनेस जो है हमारा कोवर्किंग का ये फेल हो गया, ये वाला बिजनेस फ्लॉप हो गया। क्वेश्चन है कि हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो डियर अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, और 3 तरीके की रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी हमने आपको पढ़ाई हुई है जो इंस्टीट्यूट ने आपको पढ़ने को दी थी। सबसे पहले क्या था, टर्न अराउंड, दूसरा क्या था, डाइवेस्टमेंट, और तीसरा क्या था, लिक्विडेशन। टर्न अराउंड कब होता है, जब हमें उस बिजनेस से उम्मीद रहती है कि हाँ अभी ये जो बिजनेस है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, बट अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, अगर हम थोड़े से स्टेप्स वगैरह लें तो हम इस वाले बिजनेस को दोबारा से प्रॉफिट्स में लेके जा सकते हैं। तो हम उस वाले बिजनेस का क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, टर्न अराउंड। डाइवेस्टमेंट हम कब करते हैं, जब हमें लगता है कि कोई बिजनेस हमारा ऐसा है जिसमें हम कुछ भी कर लें, अब इसका मतलब भला नहीं हो सकता, इस वाले बिजनेस को हमें क्या कर देना चाहिए डियर, डाइवेस्ट कर देना चाहिए। अगर आप उस वाले बिजनेस का डाइवेस्टमेंट नहीं करते तो डियर उसका जो इंपैक्ट होगा वो आपके बाकी बिजनेसेस पे भी होगा और आपकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है डियर फ्रेंड्स वो बहुत ज्यादा सीरियसली हिट हो सकती है उस पर्टिकुलर बिजनेस की वजह से। और डियर फ्रेंड्स लास्ट में क्या होता है, लिक्विडेशन, जहां पे आप अपना पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही बंद कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझूं तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डियर 2 खास बातें हैं। पहली बात यह है कि कोवर्किंग का जो बिजनेस है अब ये फ्यूचर के लिए वाइबल नहीं रहा। मींस आप कुछ भी कर लें कोवर्किंग के बिजनेस को, अब आप फ्यूचर में
दोबारा से ग्रो नहीं कर सकते। तो डियर अगर मेरे पास अगर कोवर्किंग का बिजनेस कहीं से भी वाइबल नहीं है तो टर्न अराउंड तो इसका फिर पॉसिबल नहीं, क्योंकि डियर टर्न अराउंड कब होता है, जब हम उस वाले बिजनेस को हमें ये लगता है कि कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं और इसकी वजह से मैं इस वाले बिजनेस को दोबारा से प्रॉफिट्स में लेके जा सकता हूं। बट अगर मैं बिल्कुल ही ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं किसी पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में, तो क्या मैं उसका टर्न अराउंड कर सकता हूं? नहीं कर सकता डियर। I can adopt the turnaround strategy only when I have some kind of hope. If I am completely hopeless about anything, then I can never have its turnaround. तो एक बात तो यह है कि हमने इसके फ्यूचर के बारे में उम्मीद छोड़ दी है। दूसरी बात यह है कि हमारे बाकी बिजनेसेस जो हैं, हमारे जो अदर बिजनेसेस हैं, उनमें डियर फ्रेंड्स पेंडेमिक का कोई इंपैक्ट नहीं हुआ और वो बिजनेसेस अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ डियर कि पेंडेमिक ने हमारे सिर्फ एक बिजनेस को हिट किया है, तो क्या उस चक्कर में क्या मैं अपने पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ही बंद कर दूं? नहीं सर, मतलब लिक्विडेशन भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मीन्स हमारे पास टर्न अराउंड भी ऑप्शन नहीं रहा, हमारे पास लिक्विडेशन भी ऑप्शन नहीं रहा। हमारे पास डियर बेस्ट ऑप्शन क्या है? डाइवेस्टमेंट। मीन्स हमें कोवर्किंग स्पेस के बिजनेस का क्या कर देना चाहिए? डाइवेस्टमेंट, ताकि इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारे बाकी बिजनेसेस पे ना आए। तो डियर यहाँ पे जो बेस्ट आंसर होना चाहिए, जो कि आई होप आपने इसका आंसर यही लिखा होगा, यहाँ पे इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए डियर फ्रेंड्स? डाइवेस्टमेंट। आर यू गाइस गेटिंग? तो चलें, आप जो भी लिख कर आ गए, एनी हाउ अगर आप ने थोड़ा सा अगर आपने इस चीज का एनालिसिस किया होगा, देन आई एम डैम श्योर कि आपने इसका आंसर डाइवेस्टमेंट ही चूज किया होगा। क्वेश्चन नंबर 8A थोड़ा सा अनक्लियर है, तो मैं थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। ABC Limited is a wide range of businesses. Okay, ABC Limited is in a wide range of businesses which includes apparel, jewelry products, furniture, real estate, electrical products. The company is looking to hire a suitable chief executive officer. Okay, consider yourself as the HR consultant for ABC Limited. You have been assigned the task to enlist the activities involved with the role of chief executive officer. Name the strategic level that this role belongs to and enlist the activities associated. मुझे बताएं डियर, इससे ज्यादा क्लियर इंडिकेशन आपको क्या मिलेगा? सीईओ हमारे किस लेवल का पार्ट होता है? सर सीईओ हमारे टॉप लेवल का पार्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, क्या क्या? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। सीईओ किसका पार्ट होगा? कॉर्पोरेट लेवल का। तो डियर आपको बताना है कि जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे वो किसका पार्ट होंगे? कॉर्पोरेट लेवल का। और डियर फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट लेवल कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, और ये बातें आपको कहाँ दी गई थी पढ़ने के लिए? चैप्टर नंबर 1 and 3 ऑफ एसएम। तो अगर आपने ढंग से डियर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई की है तो आपने इजीली ये क्वेश्चन कर लिया होगा। जिन बच्चों ने हमसे क्लासेस ली हैं, हम जिस एड्रेस का मतलब टेस्टेड आंसर लेकर आएंगे बहुत जल्दी। एक बार हम दिखा देते हैं कि हमने क्या आपको ये करवाया था। अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, तो देख लें मेरे साथ साथ डियर फ्रेंड्स। कॉर्पोरेट एफर्ट टॉप लेवल, it is the highest level of the organizational structure. This level consists of CEO, chief executive officer, MD, BOD, senior level executive, एक्सेट्रा। अब सवाल बनता है कि एक और आपसे जो ये पूछा गया कि सीईओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या काम करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सीईओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या काम करते हैं? डिफाइनिंग विजन मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, what businesses entity should be in, allocating resources, formulating and implementing strategy, providing leadership to the organization। तो मोस्ट प्रोबेबली आपने भी इसका यही आंसर लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, स्पेस कैटर करके कुछ है। प्राइवेट लिमिटेड इज एन आईटी कंपनी, ऑल्दो देयर इज अ कट थ्रोट कंपटीशन इन द आईटी सेक्टर। स्पेस टेक, ओके, स्पेस टेक डील्स विद डिस्टिंक्टिव निश क्लाइंट। जैसे आपने डियर फ्रेंड्स निश वर्ड सुना, निश का मतलब क्या होता है? फोकस स्ट्रेटेजी। तो डियर फ्रेंड्स, अब तो आपने एग्जाम के पहले इतनी बार अपना सिलेबस रिवाइज किया होगा। निश, जैसे आपने निश सुना, इसका मतलब ही क्या हुआ कि हम एक बड़े मार्केट पे फोकस ना करके, एक बड़े मतलब मार्केट के लिए काम ना करके, हम किसके लिए काम करना चाहते हैं? एक स्मॉल मार्केट के लिए। मीन्स हम क्या अडॉप्ट कर रहे हैं? फोकस स्ट्रेटेजी। और फोकस स्ट्रेटेजी किसने बताई थी? माइकल पॉटर जेनरिक स्ट्रेटेजी है ये, ठीक बात है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। कहते हैं एंड इज जनरेटिंग हायर एफिशिएंसी फॉर सर्विंग सच निश मार्केट, अदर राइवल्स फर्म्स आर नॉट अटेम्प्टिंग टू स्पेशलाइज इन द सेम टारगेट मार्केट। तो डियर फ्रेंड्स, और इंस्टीट्यूट ने आपको और ज्यादा इंडिकेशन दिया हुआ है कि हम एक ऐसे मार्केट में काम करना चाहते हैं जो कि स्मॉल तो है, बट यहाँ पे बाकी बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं आ रहे। तो मोस्ट प्रोबेबली हमने क्या अडॉप्ट कर ली है? फोकस स्ट्रेटेजी। और फोकस स्ट्रेटेजी आपको पता है डियर क्या है? इट इज वन ऑफ द बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, जो किसने रिकमेंड की थी? माइकल पॉटर ने। और इसको हम क्या नाम देते हैं? माइकल पॉटर जेनरिक स्टडी।
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कि आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय स्पेस टेक एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आपको बताना है इट इज द फोकस स्ट्रेटेजी और इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो आपने आई होप इसका अच्छे से आपने इसका आंसर क्या होगा। आगे आते हैं, कोर कॉम्पिटेंसीज प्रोवाइड्स एज टू अ बिजनेस ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स, डिस्कस एंड ऑल्सो ब्रीफली स्टेट द 3 एरियाज इन विच मेजर कोर कॉम्पिटेंसीज आर आइडेंटिफाइड। चैप्टर नंबर 2, डियर फ्रेंड्स, कोर कॉम्पिटेंसीज हम 3 एरियाज में आइडेंटिफाई करते हैं, कॉम्पिटिटर, डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू, एप्लीकेशन टू अदर मार्केट। मतलब ऐसे 3 एरियाज, सबसे पहले कॉम्पिटिटर, डिफरेंशिएशन, उसके बाद डियर कस्टमर वैल्यू और तीसरा एप्लीकेशन टू अदर मार्केट। इट वाज इजी क्वेश्चन, तो आपने आसानी से इसका आंसर किया होगा। आगे आते हैं, तानिया प्राइवेट लिमिटेड या फिर मतलब सैनिया प्राइवेट लिमिटेड इज एन ऑटोमोबाइल कंपनी। फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी हैज बिकम स्टेंजेंट। मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन पिछले कुछ समय से ग्रो नहीं कर रही। While scrutinized, it was found that the planning department was performing fairly well. कहते हैं सर प्लानिंग तो हम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, चलें, but the plans could not be implemented due to improper use of resources, undesired tendencies of workers, and unconfirmed norms and standards। मतलब ये हुआ कि प्लानिंग में कोई इशू नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में इशू आ रहा है, हम चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे द मैनर वी डिसाइडेड। ओके, you are head as a strategic manager, suggest the elements of process of control to overcome this problem। तो डियर एक्सप्लेन तो इसमें बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, बट आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते। उन्होंने कहा कि प्लानिंग हमने बहुत अच्छी कर ली, बट हम अपने ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, गोल्स वगैरह मीटअप नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा इम्प्लीमेंटेशन टास्क पुअर है। तो डियर अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं तो आपको क्या यूज करना पड़ता है? कंट्रोल्स। आपको क्या यूज करना पड़ता है? कंट्रोल्स। और इस इंस्टीट्यूट ने आपको क्लियरली क्वेश्चन भी पूछ लिया। क्वेश्चन ये पूछा है कि सजेस्ट द एलिमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोल टू ओवरकम द प्रॉब्लम। तो हमने डियर आपको चैप्टर नंबर 7 एंड 8 में और इवन अगर आपने इंस्टीट्यूट का भी स्टडी मेट वगैरह यूज किया हुआ है तो डियर आप देख सकते हैं, कंट्रोल प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? सबसे पहले setting of the standards or goals of the entity, mechanism of monitoring and measuring the performance, comparing the actual result with the standard and identifying the deviations or initiating the corrective actions। ठीक बात है, तो आपको इसका यही आंसर लिखना है। तो अगर आपने डियर सेल्फ स्टडी भी की है, तो अगर आपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट भी अगर आपने रेफर किया है तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते थे। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा लीक से हटके क्वेश्चन था, बट एनी हाउ अगर आपने वो लिखा है डियर यू कैन इजीली गेट 3-3.5 नंबर तो आपको मिल जाएंगे। ओके, क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे, मूनलाइट प्राइवेट लिमिटेड इज डील्स इन मल्टी प्रोडक्ट एंड मल्टी बिजनेसेस। It has its own competitors. It seems impractical for the company to provide separate strategic planning treatment to each one of the product or businesses. As a strategic manager, suggest the type of structure best suited for Moonlight Private Limited and state its benefits। तो ये आपको पता है यहाँ पे 2 अल्टरनेट में आप कंफ्यूज हो सकते थे। एक था मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर और दूसरा क्या था? एसबीयू स्ट्रक्चर। और अगर किसी को याद है, अगर आपने हमारे डियर रिवीजन वीडियोस भी अगर आपने मतलब देखे हैं तो हमने आपको ये बताया था कि एम डिवीजन में जो इश्यूज थे इसकी वजह से हम कहाँ गए थे? एसबीयू स्ट्रक्चर की तरफ। और एसबीयू स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हम अलग अलग बिजनेसेस को सेम स्ट्रेटेजिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं और वो अलग अलग बिजनेसेस आपस में कैसे होंगे? रिलेटेड बिजनेसेस, तो उसको हम क्या दे सकते हैं? सेम स्ट्रेटेजिक ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस के बेसिस पे जो बेस्ट स्ट्रक्चर है जो कि हमें अडॉप्ट करना चाहिए दैट इज द एसबीयू स्ट्रक्चर। एसबीयू स्ट्रक्चर, आपको यहाँ पे एसबीयू स्ट्रक्चर लिखना था और उसका आपको बेनिफिट्स वगैरह बताने थे। सो आई होप आप बच्चों ने भी एसबीयू स्ट्रक्चर ही चूज किया होगा। इस वाले क्वेश्चन को देख के डियर एक बात तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपको एनालिसिस करके जाना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आप एज इट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक बात है, क्योंकि डियर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो ईआईएस के मुकाबले डियर 50% है। बट हाँ, इंस्टीट्यूट डियर अब जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा एज फार एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर कंसर्न। तो ज्यादातर जो मतलब क्वेश्चन डियर इस बार जो है वो आपको एज इट इज नहीं दिए हुए थे, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स, आपको बताया डियर एक हमारे पास क्या था? रेगुलर मार्केटिंग मिक्स और एक हमारे पास क्या आया था? एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स। पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, तो ये बातें आपको पता है। या फिर मैट्रिक स्ट्रक्चर, तो इट वाज आल्सो इजी। तो चलें फिर, अच्छी बात है। अब डियर एग्जैक्टली आपका पेपर कैसा हुआ आई डोंट नो, बट अभी तक जो हमें फीडबैक मिले इट वाज ऑसम। बहुत अच्छा पेपर मतलब बच्चों का हुआ है और ये आपसे एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप अपने एफएम इकोनॉमिक्स में अच्छे से ध्यान देंगे। और डियर जो भी आपने मतलब पेपर दिए, आई प्रे फ्रॉम द लॉर्ड कि आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं और आप अपना जो मतलब एग्जाम है वो बहुत मतलब अच्छे मार्क्स से यू कैन
क्लियर योर एग्जाम्स। तो फिर सबको बाय बाय, बेस्ट विशेस फॉर दी नेक्स्ट पेपर।